बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर पहली बार किले को संवारेगा पुरातत्व विभाग। वन विभाग, पर्यटन और पुरातत्व विभाग की संयुक्त पहल देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में जो किले हैं उनको संवारने का काम किया जा रहा है। वन विभाग, पर्यटन और पुरातत्व विभाग की यह संयुक्त पहल है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में विरासतों को संवारा जाएगा। रातापानी के गिन्नौरगढ़ के गोंड महल से इसकी शुरुआत होने जा रही है और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने भी किले हैं उनको संवारने का काम शुरू होगा। मकसद साफ है, पर्यटन को बढ़ावा देना और जो हमारे ऐतिहासिक महल हैं, किले हैं, उनको सहेजना भी। सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ हम रुख करते हैं। सूरज, जरा बताइए कि जो ये स्कीम आ रही है जिसमें तमाम विभाग मिलकर किलों को संवारेंगे, अभ्यारण्य को देखेंगे, मकसद क्या है पर्यटन के साथ साथ? निश्चित तौर पर ये कि एक बड़ा फैसला है आने वाले समय पे। जो गिन्नौरगढ़ का गोंड महल है वहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग इस किलों को संभालेगा, मतलब इसकी देख रेख करेगा। पुरातत्व विभाग इसे संरक्षित करके रखेगा। अगर बात करें तो इसमें वन विभाग और पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग तीनों ने मिलकर एक बड़ी पहल की है। इसका कारण ये है कि जैसे कोई उद्यान होता है वहाँ पर या कोई अभ्यारण्य होता है वहाँ पर जो किले होते हैं उसकी देखरेख पहले वन विभाग करता है, लेकिन जब पुरातत्व विभाग में आ जाएगा तो जैसे हर किले, जो पुराने किले होते हैं, जो उन्हें जैसे देख रेख करता है उसी तरीके से उसकी देख रेख करेगा। उसे दर्शनीय बनाएगा, मतलब जो पर्यटक जाते हैं उसे अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से उसके आनंद का लुत्फ उठा पाएँ। तो ये जो पहली पहल है, सबसे पहले रातापानी स्थित गिन्नौरगढ़ का जो गोंड महल है वहां शुरुआत की जाएगी। राजधानी भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर ये किला पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये पहल जो है जो लोग घूमने जाते हैं, जो लोग वहां पर पर्यटक बन के जाते हैं उनके लिए। लेकिन क्या इसके अलावा ये फैसला पूरे मध्य प्रदेश को लेकर लिया गया है? क्योंकि एमपी में और जगह पर भी बड़े बड़े किले हैं, ऐतिहासिक जगह है, क्या उनको लेकर भी ऐसी स्कीम जल्द से आएगी सामने? जी निश्चित तौर पर जो और मध्य प्रदेश में ऐसे किले हैं सभी किलों को ऐसे ही पुरातत्व विभाग संवारेगा। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो गिन्नौरगढ़ के गोंड महल से की जा रही है। उसके बाद जो और किले हैं उसे पुरातत्व विभाग अपने अधीन लेगा और उसमें जो कमियां होंगी, जो खामियां होंगी उसे दूर करेगा और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। विवेक, ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सूरज हमें खबर दे रहे हैं किस तरह से ये कोशिश है ताकि किलों को संवारा जाए। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसमें किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के द्वार भी खोले गए हैं। वाराणसी में एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। 2 लाख गोदाम बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। 76,200 करोड़ रुपए से सरकार पालघर के वदावन पोर्ट का विस्तार करेगी। इससे 12 लाख रोजगार के मौके पैदा होने की संभावना है। हर राज्य में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस भी तैयार किया जाएगा। तो मोदी कैबिनेट में इसका भी फैसला लिया गया है। 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है, यानी किसानों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। और आइए आपको बताते हैं कि मोदी कैबिनेट में क्या कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं, क्योंकि समझना यह भी जरूरी है कि किसानों को लेकर तो फैसला हुआ ही है, बाकी क्या कुछ खास है। 14 फसलों की एमएसपी को लेकर तो फैसला है ही, लेकिन सबसे बड़ा फैसला एक उसमें से यह भी है कि हर राज्य में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया जाएगा ताकि फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा मिल सके। इसको लेकर लोगों में अवेयर आए और जांच पड़ताल में ठीक लगे। 2 लाख गोदाम बनाने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि जो अनाज है उसके रखरखाव में दिक्कतें ना हो। 12 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। सरकार की योजना है कि रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाए। 12 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। 7,453 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार इनको बनाने के लिए ताकि रोजगार भी पैदा हो, गोदाम भी बनाए, किसानों को फायदा हो। वाराणसी एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा। वाराणसी को जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जाएगा, उसे ग्रीन एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। गुजरात, तमिलनाडु में फ्लोटिंग टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। तो ये मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। गुजरात और तमिलनाडु में फ्लोटिंग। और अब आप देखेंगे कि किन खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है, ये आप देखिए। ज्वार का एमएसपी 3,371 रुपए हुआ है, सरकार ने इसमें दाम बढ़ाए हैं। धान का एमएसपी 2300 रुपए किया गया, यानी कि 2300 से कम रुपए में धान नहीं खरीदी जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में इससे ज्यादा है। बाजरा का एमएसपी 3,625 रुपए हुआ है,
तो सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी के रेट तय किए गए हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। 3,625 रुपए एमएसपी बाजरे की फसल को लेकर तय की गई है। रागी का एमएसपी 4,290 रुपए, ये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट है, यानी कि 100 किलो की कीमत 4,290 रुपए होगी रागी, और इसको लेकर भी एमएसपी में इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो खरीफ की फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी क्या कुछ हुई है ये आपको बता रहे हैं। मक्का की फसल जिसकी एमएसपी अब 2,225 रुपए हुआ है मक्का, और इस आधार पर, इस बेस रेट पर ही मक्का खरीदा जाएगा, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। मक्का के बाद अगर तुअर की दाल का देखें तो 7,550 रुपए तुअर की दाल का एमएसपी है, यानी कि 1 किलो तुअर की दाल कम से कम 75.5 रुपए में खरीदेगी सरकार, ये वादा है। मूंग का एमएसपी 8,682 रुपए का है, तो मूंग की जो दाल है वो 8,682 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। उड़द की दाल 7,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मूंगफली 6,783 रुपए, इतने ही रेट पर कम से कम मूंगफली खरीदी जाएगी। तो हम आपको मूंगफली हो, दालें हों, खरीफ की तमाम फसलें हों, उनके बारे में बता रहे हैं। सूरजमुखी की बात की जाए तो 7,280 रुपए सूरजमुखी को लेकर एमएसपी सरकार ने तय किया है, इसमें रेट में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ सोयाबीन का एमएसपी, मध्य प्रदेश सोयाबीन का स्टेट है, ये एमपी के लिए खास खबर है, जहां पर 4,892 रुपए इसकी एमएसपी तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। उधर तिली यानी कि तिल जिसे बोला जाता है, 9,267 रुपए इसका एमएसपी हो चुका है। तो किसानों के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 14 फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया है। ज्वार की एमएसपी की बात की जाए तो 3,371 रुपए ज्वार की एमएसपी तय की गई है सरकार की तरफ से। और धान के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो तमाम वो दलहन हो, तिलहन हो, सूरजमुखी हो या और फसलें जो खरीफ के सीजन में बोई जाती हैं, और उन फसलों के 14 फसलों में से उनके एमएसपी बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने आज कैबिनेट के अंदर खरीफ की फसलों के लिए लगभग 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 23 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपये कुंटल का भाव उसमें बढ़ाया है। कपास मैं पहले ही बोल चुका, 500 रुपये कुंटल, ये बहुत बड़ी वृद्धि है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बड़ी वृद्धि करने के पीछे भाव माननीय मोदी जी का है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने धान पर 117 रुपए एमएसपी बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार इससे पहले 3,100 रुपए यानी कि 3,100 रुपए की प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी कर ही रही थी। और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कैबिनेट की कल बैठक की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें 5 नए प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब खरीदेगी। तो बड़े फैसले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने लिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जो कल कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बड़े फैसले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विष्णुदेव साय की कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा, यानी कि 5 प्राधिकरणों को दोबारा से गठन किया जाएगा और उसमें फिर कामकाज की शुरुआत होगी। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाई गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी धान की एमएसपी बढ़ाई है और छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा धान की ज़्यादा कीमत पर एमएसपी है 3,100 रुपए, और अब उसमें 117 रुपए का और इजाफा हो गया, यानी कि 3,217 रुपए में धान की खरीदी अब छत्तीसगढ़ में की जाएगी। अगला फैसला क्या है ये भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सरकार शराब खुद खरीदेगी। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि शराब को खुद खरीदा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर की जो नई मंजूरी मिली ये हमने आपको बता दिया है। तो शराब खुद खरीदने से लेकर अब धान के किसानों के लिए बड़ा फैसला ये है कि धान के किसान को अब 117 रुपए सरकार की तय कीमत से और ज्यादा मिलेंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उस उपचुनाव की जहां पर जंग पहले जो आसान मानी जा रही थी अब वहां पर दिलचस्प हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने अमरवाड़ा से
आज आपको बता दें कि दम दिखाने जा रही है, क्योंकि कल कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान किया था और अब खबर यह है कि कांग्रेस अमरवाड़ा में इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। 12 बजे धीरेन्द्र शाह इनवाती नामांकन भरने जा रहे हैं और धीरेन्द्र शाह इनवाती के नामांकन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अमरवाड़ा पहुंचेंगे और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, संजय शर्मा शामिल होंगे। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता आज ताकत दिखाते हुए धीरेन्द्र शाह इनवाती के समर्थन में पहुंचकर उनका नामांकन भरवाएंगे। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब कमलेश शाह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन भरा था तो खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे थे। तो कांग्रेस भी इस लड़ाई को उतने हल्के में नहीं लेना चाहती है और सबसे खास बात है कि अब कांग्रेस के भी तमाम बड़े चेहरे नामांकन में नजर आएंगे धीरेन्द्र शाह इनवाती के नामांकन के दौरान। और सबसे बड़ी बात है कि अमरवाड़ा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं ये इतना खास क्यों है और क्या दिलचस्प लड़ाई है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बीजेपी के उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि गोंगपा के भी प्रत्याशी मैदान में है। कमलेश शाह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। धीरेन्द्र शाह इनवाती इससे पहले राजनीति में नहीं रहे हैं, सेल्समैन का काम करते थे, कल इस्तीफा दिया, कमलनाथ से बात हुई फोन पर, उसके बाद जब टिकट मिल गया तो आज नामांकन भरने जा रहे हैं। और लड़ाई दिलचस्प हो गई है क्योंकि ये जिस गुट से आते हैं, जहां से आते हैं, वहां पर आदिवासियों का भरोसा ज्यादा है। देवरावेन भलावी गोंगपा के यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, यहां से वो उम्मीदवार बने हैं और अमरवाड़ा उपचुनाव जिसको लेकर 10 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, उस उपचुनाव में अब 3 बड़े चेहरे जो हमको दिखा रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, ये खास है और ये लड़ाई महत्वपूर्ण हो गई है। धीरेन्द्र शाह के मैदान में आने के बाद कांग्रेस ने इस लड़ाई को हल्के में नहीं लिया है, ये बता दिया है और ये जो लड़ाई है वो और ज़्यादा बड़ी हो गई है और इसलिए अब तमाम दिग्गज इसमें ताकत लगा रहे हैं।